हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 3 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही एक दो एडिटोरियल्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर आज करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में बातें की जाएँ तो बहुत ही कम करंट अफेयर्स आज आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, एक दो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में जो कल मैंने टोकन सिस्टम की यहाँ पे बात की थी, तो टोकन सिस्टम को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि टोकन कौन इशू करेगा और क्या उसका प्रॉफिट है क्या नहीं है, और थोड़ा सा टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत है करंट अफेयर्स के रिगार्ड में। देखेंगे दोस्तों कि थोड़ा सा अभी रिसेंटली क्या है कि आईआईटी बॉम्बे ने एक मॉड्यूल जारी किया है। आईआईटी बॉम्बे के मॉड्यूल के जरिए क्या है कि माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां, जैसे जो बच्चे होते हैं ना, क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम्स के तहत क्या होता है कि थोड़ा सा कह सकते हो कि माल न्यूट्रिशन के तहत बच्चे अंडरवेट में हो जाते हैं, तो किस तरीके से प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए, उनको स्तनपान कराया जाए कि जिसके तहत क्या है कि थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन की बीमारी को टैकल कर सकें, हेल्दी मतलब मैच्योर बेबी ढंग का पैदा हो, मतलब आगे ग्रोथ उसकी हो। ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक दो न्यूज़ और है, उसको भी देखेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए फ्रंट पेज से ही शुरुआत करेंगे। फ्रंट पेज में बेसिकली क्या है दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लें। हालांकि मैं इसको डिटेल में कवर नहीं करूँगा, बहुत ही कह सकते हो दोस्तों कि अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, एक अनपढ़ जाहिल गंवार ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, द एट हिंदू महासभा कोलकाता पंडाल गांधी लुक अलाइक इज अ असुर। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कोलकाता में दुर्गा पूजा में क्या हुआ कि माता जी के पंडाल में, दुर्गा जी के पंडाल में, दुर्गा माता के पंडाल में गांधी जी को जो है असुर दिखा दिया गया। ये दोस्तों वही गंवार, वही अनपढ़, वही जाहिल कर सकते हैं जिनको ना इतिहास का पता है ना भूगोल का पता है। गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, शायद उनको समझने के लिए ना बहुत डीप थिंकिंग, बहुत डीप ओरिएंटेड जाना पड़ेगा। इतना याद रखना दोस्तों, जिस देश में रह रहे हो उस देश में गांधी को गाली दे रहे हो, कभी साउथ अफ्रीका के पीटर्सबर्ग में चले जाना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था वहाँ के ब्लैक्स को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस देश में अंबेडकर को गाली देना बहुत आसान है, गांधी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन जो कह सकते हो कि रूढ़वादी विचारधारा वाले लोग हैं ना, रूढ़वादी विचारधारा मतलब समझते हो दोस्तों, आप याद रखना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इंडियन बनना, टिपिकल इंडियन मत बनना। टिपिकल इंडियन को समझाना बहुत मुश्किल है, वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो ये उसी कैटेगरी का इंसान है। ठीक है, जो ये हिंदू महासभा, देखिए दोस्तों, कोई भी सभा हो, चाहे हिंदू सभा हो चाहे महासभा हो, हर व्यक्ति का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है देश को आज़ाद कराने में। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करोगे ना, तो कभी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम पढ़ना, उनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, वो पार्टीशन के खिलाफ थे। चलिए दोस्तों, ये सब तो होता रहेगा, कभी डिटेल में बिपिन चंद्रा जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारे जब लेक्चर्स लाऊंगा तो और डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है गवर्नमेंट आई टैक्स ब्रेक्स फॉर मोर नॉन पॉल्यूटिंग टैक इन द ऑटो सेक्टर। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि देखोगे गवर्नमेंट ने क्या है कि ऑटो सेक्टर को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की। ऑटो सेक्टर को थोड़ा प्रमोट करने के सेंस इंदा देखोगे दोस्तों कि अभी तक क्या था कि जो कह सकते हो कि पॉल्यूटिंग व्हीकल है ना, पॉल्यूटिंग व्हीकल कम हो तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक ला रहे थे। हमारे पास क्या है कि विकल्प में हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स स्टार्ट किए। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स लाने के साथ साथ क्या हुआ कि उसकी कंबशन एनर्जी जो होगा उसके लिए हमने हाइड्रोजन फ्यूल का ईजाद किया। हाइड्रोजन फ्यूल जब जाके इंजन को चालू करेगा, ईंधन के रूप में काम करेगा, तो पॉल्यूशन कम होगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें हैं। उस कंटेक्स्ट में बातें क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये बातें लिखी हैं कि ये बात सच है कि बैटरी व्हीकल से कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तक तो ईजाद पा सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करने से भी कहीं ना कहीं हद तक हम ईजाद पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आईसी इंजन के लिए हमको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जब तक हम कह सकते हो कि पॉल्यूशन फ्री इंजन बनाने के लिए छोटे छोटे रॉ मटेरियल से मिलकर जो इंजन बनाए ना, अगर उसको हम इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं देंगे ना, तो कहीं ना कहीं हद तक जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है ना पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, वो उतनी कारगर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसको होलिस्टिक वे में डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो फ्रंट पेज की एक न्यूज़ और है, उसको भी देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग टैक इन द ऑटो सेक्टर, तो इसी के कंटेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एक डेटा लिखा हुआ है। डेटा के कंटेक्स्ट में यहाँ पे देखोगे दोस्तों लिखा है करंटली देयर इज अ जीएसटी रेट ऑफ 28% ऑन द पैसेंजर व्हीकल। करंट टाइम में क्या है दोस्तों कि 28% जो है जीएसटी का रेट लगता है पैसेंजर व्हीकल्स पे, विद द ओनली मेजर कंसेशन सब्स फॉर द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर टैक्स्ड एट द 5% on top of the 28% base rate. They are the cess ranging from 1% to 22%. Effectively, hybrid vehicles get taxed at the 43% and just a 2% percentage point lower than the 45% levied on the mid-size passenger internal combustion energy। तो वही वाली बातें हैं दोस्तों कि थोड़ा सा हमको परसेंटेज में जीएसटी स्लैब्स रेट्स में इन सारी चीज़ों को इंसेंटिवाइज करते हुए थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि 28% जो है वो बेस रेट बनाया गया है, जिसमें रेंजिंग जो होगा वो 1% से लेकर 22% तक तो सेस है। अब देखिए दोस्तों, कभी इंडियन इकोनॉमी के लेकर आऊँगा ना, क्लासेस लेकर आऊँगा, तो वहाँ पे आपको सेस के बारे में बताऊँगे। जो सेस चार्ज होता है ना दोस्तों,
ये चार्ज डायरेक्ट कह सकते हो कि सेस डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। जो गवर्नमेंट मतलब कह सकते हो कि विकास का काम करती है ना, जैसे मान लीजिए कि सेस चार्ज का मतलब आपको समझाऊं कि जैसे मानिए गंगा की सफाई आंदोलन होता है ना, सफाई अभियान वगैरह होता है, तो ये जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना एलोकेटिंग, ये डायरेक्ट सेंट्रल से जाता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट से जाता है। तो जो सेस कलेक्ट होता है ना, देखिए दोस्तों करंट टाइम में क्या है कि पेट्रोल पे जो सेस चार्ज कलेक्ट होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल के पास जाता है। कभी बहुत हॉलिस्टिक में ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, कभी इसकी सीरीज लाऊंगा ना, इसके लेक्चर्स लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जो यहाँ पे काम की न्यूज़ है, जितना आप गागर में सागर भर के समझ सकते हो उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है हाइब्रिड व्हीकल्स टैक्स एट द 43%, जस्ट 2% लोअर देन द 45% और द मिस साइज पैसेंजर इंटरनल कम्बशन एनर्जी। मतलब ये है कि कंपैरिजन टैक्स के कंपैरिजन को दिखा के कि किस तरीके से हाइब्रिड व्हीकल्स जो है उस पर जो टैक्स है वो 43% है, मात्र 2% ही कम दिया गया मिड साइड पैसेंजर इंटरनल कम्बशन एनर्जी से। मतलब कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हमने टैक्स स्लैब को थोड़ा सा उन कंपैरिजन कम किया, लेकिन दोस्तों ये 1-2% कम करके उतना तो मेरे हिसाब से इजात नहीं होने वाला। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बातें सही भी हैं। इतना मान के चलिए अगर करंट टाइम में हमको हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूज पे रिलायबल होना पड़ेगा ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको टैक्स स्लैब को कम करना पड़ेगा। टैक्स स्लैब को कम करने के साथ साथ देखेंगे कि हमारा जो ये समझने की कोशिश करिए कि देखिए जो प्रोड्यूसिंग हो रही है उसको इंसेंटिवाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम नहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक दूर की नीति है इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने की वो नहीं हो पाएगी। अब ये कि दोस्तों यहाँ पे प्रीलियम्स के फैक्ट के हिसाब से देखिए ये थोड़ा यूपीएससी के प्रीलियम्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप इसको चाहो तो कहीं मेंस में भी कोट कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि दे आर द 3 अदर ईवी कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैटेगरीज। पहला प्लग इन द हाइब्रिड व्हीकल्स, सेकंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थर्ड कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल्स। अब देखिए दोस्तों ये तीनों जो हैं इनके कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात लिखी है। प्लग इन द हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में लिखा है कि प्लग इन द हाइब्रिड व्हीकल्स बेसिकली क्या है, ये आईसी इंजन्स को यूज करता है। आईसी इंजन्स को यूज करने के साथ साथ आप देखोगे कि इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो रिचार्जेबल बैटरी से चलती है। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि जैसे जो करंट टाइम में हमारे पास नॉर्मल कार्स वगैरह होती है ना, जो पहले की आती थी, आज से साल 2 साल 3 साल पहले जो कार्स आती थी ना, वो हाइब्रिड व्हीकल्स। अब दूसरी बात क्या हुआ, चार्जिंग व्हीकल्स जिसको आप कह सकते हो कि बैटरी के चार्ज के दम पे जो गाड़ियां चलती थी। अब दूसरा क्या आया, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब करंट टाइम में क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन पावर पे डिपेंडेंट होने लगी। हाइड्रोजन पावर जो होता था वो बेसिकली कह सकते हो कि एक ईंधन प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन पावर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसके तहत क्या होगा कि मोटर अपने आप रन करेगा। अब तीसरा क्या है दोस्तों, कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि कंबाइन द कन्वेंशनल इंटरनल कम्बशन एनर्जी सिस्टम विद इन द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इन अ हाइब्रिड व्हीकल डाइवर्स्ट्रेन दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक इंटरनल कम्बशन एनर्जी सिस्टम के बारे में कि क्या है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जिसमें एक हाइब्रिड व्हीकल होगा जिसमें फ्यूल जो होगा उसको लोअर सब्सटेन किया जाएगा। अगर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एक ऑन बोर्ड बैटरी प्रोग्राम होगा जिसमें चार्ज किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि आईसी इंजन को पावर मिलेगी। मतलब जो बैटरी है ना उसको आईसी इंजन को वो ताकत देगा चलाने के लिए बाय रीजनरेटिव बार्किंग। ठीक है दोस्तों, तो अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और डिटेल में करूंगा। एक देखिए दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है जो आप कह सकते हो कि कहीं यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों लिखा है कि बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री फीडबैक द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हैविंग इंडस्ट्री इज लर्न टू बी वर्किंग ऑन अ प्रपोजल रिगार्डिंग द बॉर्डर टैक्सेशन इंसेंटिव स्ट्रक्चर एंड इज लाइकली टू रिलाई दैट ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर द नोडल एजेंसी फॉर डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो वही वाली बात है दोस्तों कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना कि किस तरीके से टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात हो जा रही है कि किस तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ थोड़ा सा देखिए दोस्तों टैक्स में भी रिलैक्सेशन आप देंगे तो कहीं ना कहीं हद तक जो हमारी दूर की नीति, तो वैसे भी ग्लासगो मीटिंग में हमने कार्बन नेट जीरो मान के आए हैं, तो उसको करने के लिए यही सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ पड़ जाती है, इसको आप चाहो तो कहीं पे ऐसे वगैरह में कोट कर सकते हो या चाहो तो कहीं भी मतलब एक अच्छा आपका पर इंप्रेशन पड़ेगा। इस चीज़ को चाहो तो ये एक आप मतलब अकॉर्डिंग डेटा या अकॉर्डिंग केस हिस्ट्री करके अगर आप इसको लिख सकते हो ना, तो लिखोगे तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में करोगे तो काफ़ी अच्छा मतलब इंप्रेशन पड़ेगा आपको एग्जामिनर के सामने। यहाँ पे देखिए लिखा है तो टैकल माल न्यूट्रिशन मदर्स इन द नडवर लर्न ब्रेस्ट फीडिंग मैथड डिवाइस्ड एट द आईआईटी बॉम्बे। देखिए दोस्तों आईआईटी बॉम्बे का क्या है कि एक मॉड्यूल प्रोग्राम किया गया। मॉड्यूल प्रोग्राम में क्या वो देखिए दोस्तों, ये महाराष्ट्र का, देखिए ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। नादुरबर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली ये महाराष्ट्र में है। कह सकते हो कि काफ़ी ट्राइबल एरिया, यहाँ पे एसटी प्रजाति के काफ़ी लोग हैं। ट्राइबल कम्युनिटी में क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि माल न्यूट्रिशन की काफ़ी हद तक समस्या बढ़ती जा रही है। अब माल न्यूट्रिशन की देखिए समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, अब कहीं ना कहीं मदर भी उस हिसाब से खान पान उनको नहीं मिल रहा है। भाई जब मदर को खान पान नहीं मिलेगा तो मदर क्या स्तनपान कराएगी। तो
बेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम भाई जब जाहिर सी बात होगी तो बच्चा अंडरवेट होगा, जब बच्चा अंडरवेट होगा तो आगे न जाने कितनी सारी उसके अंदर डिफिशियंसी आएगी, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उसी के कंटेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नेंस में रिगार्डिंग में आपको ये न्यूज़ काम आ सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है कि मैं आपको मेन सार यहाँ पे बताता हूँ कि weight gain that the earlier form thanks to set the modified by the breastfeeding techniques developed at the Indian Institute of Technology बॉम्बे। तो वही वाली बात है दोस्तों, जो न्यू मेथड है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक का, जो मतलब कह सकते हो कि ये जो अपनी आंगनबाड़ी वर्कर्स है ना, ये लोगों को इन्वोक कर रही हैं, सिखा रही हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाए और बच्चा जो है गेन कर पाए। अब देखिए दोस्तों, इसको कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए अब चलिए आगे की न्यूज़ इसको डिटेल में अगले पेज पे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा है द मदर्स इन द नदुरबर्ग लो वेट बेबीज़ के बारे में। लो वेट बेबीज़ के बारे में बेसिकली क्या है दोस्तों कि ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक जो होगी ना, वो क्रडल होल्डर टेक्निक है। क्रडल होल्डर टेक्निक कह सकते हो दोस्तों कि एक तरीके का ये मेथड का नाम है, जिसके तहत यहाँ पे बातें लिखी हैं। इसमें आप देखोगे दोस्तों कि बच्चे को जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे ना, तो अपनी कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड होगी या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, बेसिकली क्या है कि राइट हैंड जो होगा वो बच्चे के सिर के ऊपर सपोर्ट होगा, और कह सकते हो कि एक क्रॉस पोजीशन हम बनाएंगे, जिससे बच्चा जब स्तनपान करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो फिंगर्स होगी ना, वो उसके लिप को टच करेगी। इससे क्या होगा कि प्रॉपर जो होगा, जो मिल्क सकिंग होगी ना, वो डायरेक्ट उस बच्चे के स्टोमक तक जाएगी। इससे स्टोमक तक जाने के साथ साथ क्या है कि भाई बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये टेक्निक का बेसिकली मेन जो टेक्निक का नाम था क्रडल होल्डर टेक्निक, इसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू में एडवांटेज के भी बारे में लिखा है। अब देखोगे दोस्तों, ये जो IIT बॉम्बे का ये जो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें इन्होंने कह सकते हो कि 20 इंडियन रीजनल लैंग्वेज में एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू भी, और कह सकते हो कि डमी बेबीज़ के थ्रू भी ये समझाने की कोशिश की है कि क्या प्रॉपर टेक्निक होगी जिसके तहत माल न्यूट्रिशन को हम टैकल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, करंट टाइम में क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि टेक्निक हैव हेल्प इन द वेट गेन अराउंड 900 ग्राम अ वीक फॉर अ न्यू बेबी मॉड्यूल एज द 500 ग्राम वेट गेन फॉर पर मंथ। देखिए गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है कि बच्चा 500 ग्राम, जो गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है बच्चा 500 ग्राम वेट को गेन पर मंथ करे, उसके मुकाबले ये जो टेक्निक है ना, इसने 900 ग्राम वीक, मतलब 900 ग्राम जो है हफ्ते में बच्चे को वीक मतलब वेट गेन कराने में काफ़ी हद तक मदद की है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अच्छी मतलब हमारे लिए एडवांटेज की और काफ़ी अच्छी हद तक की यहाँ पे बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा एक छोटा सा डेटा है, इसको आप कहीं पे लिख लेना, और चाहो तो इसको कहीं पे आप कोट कर सकते हो। कोट करोगे तो देखिए दोस्तों, ये जो डेटा वगैरह फैक्चुअल डेटा टाइप्स के होते हैं ना, टैक्स, ये न्यूज़पेपर वगैरह में निकलते हैं ना, इसको कहीं ना कहीं आप अपनी डायरी में या कहीं कॉपी में इसको लिख लिया करिए, और कोशिश करिए कि मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में ना इस डेटा को यूज़ किया करिए। जब इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करोगे ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है NFHS 5 का जो डेटा है, निडरबर्ग स्टंटिंग वेस्टिंग एंड अंडर द वेट इंडिकेटर्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब जो NHS 5 का जो डेटा आया है नडुरबर्ग डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र का, ये काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है। एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 30.7% चिल्ड्रंस आर द वेस्टेड, 57.2% आर द अंडर वेट एंड 45.8% आर द स्टंट। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डेटा वाकई में हमारे लिए डेंस की तो बात है ही। आप देखोगे 30% बच्चे जो हैं वो वेस्टेड में आ रहे हैं, 57 जो है वो अंडर वेट में है, 45.8% की स्टंट ग्रोथ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मेजर कंसर्न की तो बात है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो IIT बॉम्बे का जो मॉड्यूल है, इसको हम वाकई में मतलब हमको ये कहना चाहिए, काफ़ी वेलकम करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, और कितना हमको कह सकते हो कि एक अच्छा डाटा मिलता है कि हम कितना इसमें इजाद पाए हैं, ठीक है। अब वो तो आगे की बातें हैं दोस्तों, आगे हमको मिलेगी, ठीक है। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि फास्ट मेल्टिंग आर्टिक आइस इज टर्निंग द ओशियन एसिडिक थ्रेटिंग लाइफ। अभी दोस्तों देख रहे हैं क्या कि आर्टिक की जो आइस है, ये बेसिकली क्या है कि पिघलने के साथ साथ थोड़ा सा आर्टिक ओशियन में जो है काफ़ी हद तक pH बढ़ता जा रहा है। pH जो है बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे एसिडिटिक करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, सॉरी कम होता जा रहा है, जैसे जैसे एसिडिटिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है, और जो उस पर रिलायबल जो स्पीसीज़ हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह और जो फिशेस वगैरह हैं, उनकी डेथ लाइफ सस्टेन हो रही है। तो दोस्तों इसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है टीम ऑफ द रिसर्चर्स हैज फ्लैग्ड द चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ द आर्टिक ओशियन आफ्टर डिस्कवरीज एसिडिटी लेवल्स इंक्रीजिंग 3 to 4 times फास्टर देन द ओशन वाटर एल्सवेयर। तो वही वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से 3 से 4 गुना जो है वो ओशन वाटर जो है वो धीरे धीरे एसिडिटी को इंक्रीज करता जा रहा है आर्टिक ओशंस की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्टेड किया है कि 2050 तक एशियन आर्टिक सी का जो आइस रीजन होगा ना, यहाँ पे धीरे धीरे कह सकते हो कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? वार्म समर्स की वजह से। अब देखिए दोस्तों क्या है ना
कि ये जो कह सकते हो कि जो मेल्ट हो रहा है ना, जब मेल्ट होता है, अब जब मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के साथ साथ जब मान के चलिए कि आर्कटिक ओशन पे जब ये पहुंचेगा ना, तो ये जब समुद्र का पानी पहुंचेगा तो जो कार्बन होती है, कार्बन ऑक्साइड जो होती है ना, देखिए पानी के ऊपर क्या होता है ना दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है कि कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन होती है। तो जो ये जो मेल्ट वाटर होगी ना, वो कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन की सी वाटर को वीकन कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो न्यूट्रलाइज करने की जो एबिलिटी होती है ना बाइकार्बोनेट फॉर्म में, उसके तहत क्या होता है कि पीएच की वैल्यू घट जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब पीएच की वैल्यू घट जाएगी तो उस पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 3 मेजर कंसर्न है कि ये जो मेल्टिंग हो रहा है ना, इसके तहत क्या है कि कार्बन डाई के कंटेक्स में उस पर जो रहने वाले जीवन हैं और जो पीएच घट रहा है उस पर क्या होगी बातें। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट द वाटर अंडर द सी राइस विच हैड अ डेफिशिट कार्बन डाइऑक्साइड नाउ इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैन टेक अप फ्रीली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बात है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है दोस्तों कि जिस तरीके से आप धीरे धीरे सी का वाटर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर से रिलीज होगा अब वो कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जो मतलब कह सकते हो कम होने की बात कर रहा हूँ, देखिए वो फ्रीली रिलीज होने लगेगा, और जब फ्रीली रिलीज होने लगेगा तो इन्वायरमेंट के लिए वो हार्मफुल है। अब दूसरा आप देखोगे कि सी वाटर मिक्सड विद द मेल्ट वाटर इज राइट एंड कैन इट ईजिली मिक्स इनटू द डीप वाटर। वही वाली बात है दोस्तों कि ये जो सी वाटर है जब वो मेल्ट करेगा, मेल्ट वाटर से मिक्स करेगा तो क्या होगा कि डीपर पेनिट्रेशन बनाएगा। जब डीपर पेनिट्रेशन बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कंसंट्रेटेड सरफेस लेवल पे हो जाएगी, कंसंट्रेटेड सरफेस लेवल पे हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पीएच पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो यही सब दोस्तों यहाँ पे बातें थी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए एक इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में टोकनाइजेशन वाली न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, वो प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है, अब उसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी के कंटेक्स्ट की न्यूज़ देखेंगे। अब ये दोस्तों ये थोड़ा यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी पीसीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए दोस्तों, टोकनाइजेशन की कल मैंने आपको बात करी दी थी, थोड़ा सा एक डिटेल ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें टोकनाइजेशन सिस्टम में क्या है कि अभी तक क्या है दोस्तों, जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो ऑनलाइन पेमेंट के तहत जब आप जैसे कार्ड से अपना पेमेंट करते हो पेमेंट गेटवे पे, तो क्या होता है कि पेमेंट गेटवे की जो कंपनीज होती है ना, ये बेसिकली क्या है कि आपके कार्ड की जो आइडेंटिटी होती है ना, जैसे एक्सपायरी नंबर और सीवीवी नंबर, ये स्टोर कर लेती हैं। अब क्या था कि आरबीआई ने गाइडलाइन दी कि आप इसको स्टोर नहीं करोगे, आपको एक स्टोर करने से मना किया गया। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि स्टोर करने से मना किया गया, और एक कह सकते हो कि एक स्विफ्ट टोकनाइजेशन अल्टरनेटिव सिस्टम को यहां पे लाने की बात की गई थी, जो कि कह सकते हो जनवरी में 2022 में लाने की शुरुआत की पहल की गई 1 जनवरी 2022 से। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि थोड़ा सा इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया, वो 30 जून 2022 तक हुआ। अब देखिए दोस्तों, अभी भी पूरा हद तक उतना हम प्रॉफिट तो नहीं उठा पाए हैं इसका, ये अभी भी उतना पूरा, अब भाई इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे कार्ड यूजर हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक अभी भी उतना टोकन सिस्टम तो देखिए आ नहीं पाया है। लेकिन हाँ, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि बट हाउ विल टोकनाइजेशन वर्क। अब देखिए दोस्तों, इसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात है कि देखिए दोस्तों, पहली बात तो इसको इशू करने की बात है। इसको इशू करने की बात में अगर आप देखोगे ना, तो इसको इशू करने की अगर मैं बात आपको बताऊं, तो इसको इशू करने का बेसिकली जो है, हु कैन ऑफर द टोकनाइजेशन सर्विसेज, इसको क्या है कि प्राइमरी अकाउंट नंबर टोकनाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय द एथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क, ओनली एथोराइज्ड। देखिए दोस्तों, ध्यान से याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। टोकनाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय द एथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क एंड रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल प्राइमरी अकाउंट नंबर। ठीक है, तो वही वाली बात है, एथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क और रिकवरी ऑफ द प्राइमरी अकाउंट नंबर, ये दोनों के तहत क्या है कि टोकनाइजेशन सर्विसेज को ऑफर किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करेगा। अब देखिए, इसके काम करने की अगर पे बात करोगे तो अर्लियर द टोकनाइजेशन फैसिलिटी वाज द अवेलेबल ओनली फॉर द मोबाइल फोन। पहले क्या था दोस्तों, ये मोबाइल फोन, टैबलेट और इंटरेस्टेड कार्ड होल्डर्स के लिए हुआ कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि आरबीआई ने इसको एक्सटेंड करने की, इसके स्कोप को एक्सटेंड करने की बात की है। अब इसको एक्सटेंड करने के साथ साथ आप देखोगे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और रिस्ट वॉचेस, बैंड्स और इंटरनेट थिंग्स वगैरह डिवाइसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो इसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए लास्ट में अपने एडिटोरियल सेक्शंस को देखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एडिटोरियल में हम देखेंगे, एडिटोरियल सेक्शन में क्या है दोस्तों कि ये एडिटोरियल में थोड़ा सा एक बियॉन्ड यूएन बोर्ड के तहत पे यहाँ पे बातें लिखी हैं। देखिए दोस्तों, कल आपको मैंने बताया था ना, कल के करंट अफेयर्स में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, और साथ ही गबॉन ने और चाइना ने और ब्राज़ील ने भी एब्सटेन कर दिया, और रशिया ने तो किया ही था। अब देखिए दोस्तों, यूक्रेन के फेवर में जितने भी रेजोल्यूशन हुए 10 कंट्री भले उसका फेवर की, लेकिन रशिया तो परमानेंट मेंबर है। अब रशिया जब परमानेंट मेंबर है, उसने एब्सटेन कर दिया तो मामला अपने आप ही स्थगित हो गया सब कुछ। अब देखिए दोस्तों, इसके कंसर्न में क्या यहाँ पे बातें, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक
ह्यूमिलेटिंग वाला भी बात है। यहाँ पे ह्यूमिलेटिंग की बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों। कहीं ना कहीं देखिए, रशिया ने जो यूक्रेन की टेरिटरी को एनेक्स किया, ये इलीगल तो है ही। अब इलीगल के साथ साथ हम अपनी दोस्ती भी रशिया के साथ निभा रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं। अब इंटरेस्ट के देखने के साथ साथ भले हमने कुछ नहीं बोला, विरोध कर दिया, एब्सटेन कर दिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं हम बैक एंड से रशिया को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात है दोस्तों, बैक एंड के साथ देखिए लिखा है कि ये बात सच है कि हम रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे जो मेजर टाइज अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट की जो कंट्रीज़ के साथ हमारा धीरे धीरे टाइज बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनसे हमारे संबंध खराब हो जाए। भाई हम बेशक कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया तो इस चीज़ को समझ रही है ना कि आज हम डिफेंस की नीड किससे पूरी करते हैं, रशिया से ही तो पूरी करते हैं। तो इस डिफेंस की नीड को पूरी करने की वजह से ही तो आज हमने कुछ नहीं किया। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारा इंपोर्ट जो हो रहा है वो रशिया के दम पर ही तो हो रहा है, तो इसी की वजह से हमने चुप्पी साधी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है, मीनवाइल द रशिया प्लैंक्स इनटू द प्रोलॉन्ग्ड confirmations with the west over the Ukraine, India growing partnership with the US and European states is coming under the stress। तो वही वाली बात है दोस्तों कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ कहीं ना कहीं तो हमारी पार्टनरशिप स्ट्रेस कंडीशन में तो आ ही गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप हाल ही में देखोगे कि लास्ट वीक इंडियन वर्कड विद द वेस्ट टू फेंड ऑफ द Chinese effort at the International Atomic Energy Agency to castigate the Australia acquisition of the nuclear powered submarines for the एंग्लो अमेरिकन पावर। तो वही वाली बात है दोस्तों, अभी देखो कि किस तरीके से इंडियन नेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बैठक हुई थी कि किस तरीके से हम इंडियन सबमरीन्स में अपनी न्यूक्लियर पावर को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, मतलब इस पर चर्चा हुई थी। एक कह सकते हो, देखिए दोस्तों इतना याद रखना, जितना हमारा कोलैबोरेशन होगा ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, उतना कहीं ना कहीं हद तक हम अपने आप को और डेवलप कर पाएंगे। इतना याद रखना दोस्तों, आज कहीं ना कहीं ये चीज़ कड़वा सच है कि इंसान जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलायंस करेगा ना, उतना अपने आप को प्रॉफिट में भी पाएगा। ये बात सही है कि हम एक हद से ज़्यादा भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों एक बात ये भी सही है कि प्रॉपर हम नेलिजिबल भी उनके साथ अपने रिलेशंस को नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जब तक आपके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, तब तक आप अपने आप को पहले से बेहतर नहीं मानोगे। इतना याद रखना दोस्तों कि समझने की कोशिश करो, उत्तम होने में और सर्वश्रेष्ठ होने में बहुत अंतर होता है। सर्वश्रेष्ठ आदमी तब होता है जब आप कंपटीशन करते हो, और उत्तम आदमी तब होता है जब आपका खुद से ही कंपटीशन होता है। तो जब आप वेस्ट के साथ घिरे हुए सर्कल में रहोगे ना, ये सारे नेशंस के साथ टाई अप करके रखोगे ना, तभी आप धीरे धीरे कह के बेहतर से बेहतर अपने आप को प्रोवोक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बातें थी। अब चलिए एक आइडियाज़ वाले सेक्शन पे निकली है बात। ये थोड़ा सा दोस्तों ये लास्ट है, इसके बाद यहीं पे सेशन को कंक्लूड कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, आइडियाज़ वाले सेक्शन में ये बात जो है अशोक गुलाटी साहब का लिखा है। अशोक गुलाटी साहब के बेसिकली हर आइडिया सेक्शन पे एडिटोरियल्स वगैरह में जब भी आते हैं तो मैं डिस्कस तो करता ही हूं, तो कैसे इसको छोड़ दूं। तो देखिए दोस्तों, ये इन्फ्लेशन क्लाइमेट चेंज लिंक की यहाँ पे बात है। करंट टाइम पे क्या है दोस्तों, आप देखोगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता ही जा रहा है, और इन्फ्लेशन के रेट बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि गरीब कल्याण योजना के प्रोग्राम को अब एक्सटेंड भी कर दिया गया। फिस्कल डेफिसिट तो हमारे पास बढ़ता ही जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि गुजरात में इलेक्शंस तो होने ही वाले हैं। अब गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं, कहीं ना कहीं हो सकता हो कि भाजपा सरकार इस चीज़ को जो है अपना एक स्ट्रेटजिक भी पॉइंट बना रही है, एक मतलब कह सकते हो कि अपने लिए एक एडवांटेज भी क्रिएट कर रही है कि हमने एक्सटेंड कर दिया गरीबों का सुना। अब लेकिन दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ये भी जरूरी नहीं है कि आप फ्री में राशन बांटने लगोगे तो जीत ही जाओगे। सन 2014 में देखिए यहाँ पे दोस्तों एक डाटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा 2014 के इलेक्शंस में यूपीए की सरकार ने भी क्या किया था कि ऑलमोस्ट फ्री फूड पॉलिसी को जो है नेलिजिबल में ही ला दिया था। भाई 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं को लगभग लाने के बावजूद भी यूपीए की सरकार हार गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा के तहत देख रहे हो और सोच रहे हो कि इसका लेने का कुछ हमको एडवांटेज मिलेगा। देखिए दोस्तों, करेंट टाइम में क्या है कि इन्फ्लेशन का रेट तो जाहिर सी बात है बढ़ता ही जा रहा है। अब करेंट टाइम में आरबीआई की जो बेसिस पॉलिसी है जो परसों नरसों आई थी कि धीरे धीरे आरबीआई ने अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को मान के चलिए जो हुआ है ना, ये 2023 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर तक हम कह सकते हो कि इन्फ्लेशन को 5% या 6% के आसपास लेके आ पाएंगे। तब तक तो दिसंबर के बियॉन्ड अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट बर्डन है। अब देखिए दोस्तों, क्लाइमेट का भी कहीं ना कहीं तो कंसर्न है। क्लाइमेट के कंसर्न्स की बात करोगे, आप देखोगे दोस्तों साउथ वेस्ट रीजन में किस तरीके के बाढ़ आई, फ्लड रीजन हुआ, चावल की खेती कितनी ज़्यादा खराब हुई। अब धीरे धीरे फूड सप्लाई शॉर्टेज तो वैसे भी इंडिया में क्रिएट होती जा रही है। अब धीरे धीरे क्या है, एमएसपी का अलग ही लोड पड़ता जा रहा है। एमएसपी का लोड पड़ने के साथ साथ आप देखोगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में रोज किसान आंदोलन हो ही रहे हैं। अब मुद्दा क्या यहाँ पे क्रिएट होता है दोस्तों कि किस तरीके से क्लाइमेट, देखिए जो यहाँ पे मेन कहने का जो समझाने का जो मोटिव है ना, एक ब्रॉड ब्यूरोक्रेटिक प्रोस्पेक्टिव से वो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों कि इन्फ्लेशन क्लाइमेट चेंज द लिंक, तो जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है द क्लाइमेट चेंज इज एन इंक्रीजिंग कंसर्न, इट विल हॉन्ट आवर पॉलिसी मेकर इन द मंथ और
year to come, India is going to have extreme events, heat waves and drought and floods of the increasing intensity and frequency। तो वही वाली बात है दोस्तों, किस तरीके से हीट वेव्स, ड्रॉट्स और फ्लड्स के कारण क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ वी कीप ब्लेमिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड आस्क फॉर द क्लाइमेट जस्टिस, येट वी विल हैव एक्ट बॉडली टू करेक्ट टू आवर ओन पॉलिसी दैट इन इंक्रीजिंग GHG एमिशंस एंड एग्रीवेट द सिचुएशन। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ को कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। करंट टाइम में क्या है ना, जो हम फर्टिलाइजर्स पे इंसेंटिवाइज देने लगे हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यूरिया का यूज़ ज़्यादा होने लगा। यूरिया का यूज़ ज़्यादा होने के साथ साथ आप देखोगे कि अब फार्मर क्या है कि अपनी प्रोडक्शन को यील्ड करने के लिए खाद का उत्पादन जितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उससे ज़्यादा क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मेजर प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ मानना पड़ेगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको विज्ञान का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा, लेकिन विज्ञान कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इन्वायरमेंट को तो नहीं देख रहा है ना, तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्वायरमेंट को नहीं देख रहा, लेकिन उसके तहत भी ऐसा भी नहीं है कि करंट टाइम में जो फूड का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो फूड की क्राइसिस बड़ी, शॉर्टेज बढ़ रही, तो उसको भी तो हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तो काफ़ी कह सकते हो दोस्तों कि इंटरलिंकिंग की यहाँ पे यहीं पे बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहीं पे खत्म हुई। अब उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हों तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।